पहली लहर में भी काफी नुकसान हुआ था और अब तो कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई है। मेरी मानो तो कारोबार बदल लो अपना। नया कारोबार ऐसे छुप छुप के कर रहा है कि जैसे दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इस तरीके से बीवी उससे मुखातिब हो ना तो उससे बेहतर ये है कि वो शॉर्ट दूसरी शादी कर ले। जा उठा ले गाड़ी और जान छोड़ मेरी, तू जान और वो जान। अम्मी इतनी हिम्मत घुमानी नहीं अच्छी होती, मैंने 1000 बार आपको कहा था। मार दिया अबू को, मिल गया सब कुछ। मकतूल ने एक दिन पहले अपने बैंक अकाउंट से 30 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी। इन पैसों की लालच में ही कत्ल किया गया। इस नंबर का सारा CBR निकल गया। उनकी रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। अच्छा, आपकी तीनों वैन तो स्कूल में लगी हुई है ना? हाँ। अच्छा, सुना है कोरोना के ऐसे तालीमी इदारे दोबारा बंद हो रहे हैं? हाँ, सुना तो मैंने भी है। बस दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करे। अरे नहीं भाई, आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, मेरी तो दुआ है कसम से अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। चले इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आया भाई आया। अरे नहीं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत के साथ हैं? मुमताज़ भाई, ये आपका सौदा महीने का। असल में मैं अपने घर के लिए सौदा ले रहा था तो आपके लिए भी ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं भाई, अगर इस मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ ना देते मैं कहाँ जाता। मुमताज़ भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये कुछ पैसे ये रख लें, ठीक है? घर का खर्च वगैरह चलाते रहें और जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना है आपने। नहीं भाई, यकीन जाने आप जैसे नेक लोगों की वजह से ये दुनिया आबाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं ये बोलकर? ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठे ना, चाय वाय पी के जाएं। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी से। या अल्लाह, इन नईम भाई जैसे लोग, या अल्लाह इन नेक लोगों को इनके कारोबार में बरकत दे मेरे मौला, जो हम जैसे गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं। अरे भाई जुबैदा बेगम, आज फिर दाल की तैयारी? तो ले आते ना मुर्गी, दम कर देती मैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आ गए आप? बुक मिली मेरी? वालेकुम सलाम। नहीं बेटा, वो दुकानदार कह रहा था कि स्टॉक खत्म हो गया, परसों आएगा। अच्छा, तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी से। और चाय भी बनाओ अब्बू के लिए। वैसे आप थे कहाँ सुबह से? इतनी देर क्यों लगा दिया आज आपने आने में? कब से शमशाद आया बैठा हुआ था, कल आएगा वो सुबह में। अरे उसका क्या है, वो तो फारिग आदमी है, फिर आ जाएगा। मैं मुमताज साहब की तरफ गया था, महीना शुरू हो रहा है ना। बस कर दो, खुदा के वास्ते नहीं, बस कर दो। सारे जहां का दर्द ना तुम्हारे ही तो सीने में समाया हुआ है। अरे जितना कमाते हो तो बांटते हुए आ रहे होते हो, मेरा तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। जवान बच्ची का सोच लो, शादी के लायक हो गई है, कोई मदद को नहीं आएगा तुम्हारी, ना मुमताज ना शुमताज। इसीलिए बुजुर्ग कहकर गए हैं कि बुरे वक्तों की तैयारी ना अच्छे वक्तों में कर लिया करो। अरे अल्लाह ना करे कि हम पर बुरा वक्त आए। ये सब कुछ जो कर रहा हूँ अच्छे वक्त के लिए कर रहा हूँ, आखिरत के लिए। और फिर हमारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देखो, जो इजाफी आमदनी होती है ना, उसी से मैं औरों की मदद करता हूँ।
तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने दी है? बोलो, जवाब दो। जिसमें तुम भागते फिर रहे हो ना, तो कमी भी आ ही जाएगी। अब देखो दरवाजे पे कौन है। हाँ, आया होगा कोई भिखारी मांगता हुआ। सारे मोहल्ले को पता है कि हातिम भाई साहब तो यहीं रहते हैं। देखती हूँ जाके। आ रही हूँ। वो आइए अंदर। नईम साहब हैं? जी हैं, आइए आप अंदर तो आइए। वो उठा के चले आते हैं। नईम साहब का घर नहीं है, हातिम ताई का घर है। दरवाजा कौन बंद करेगा? फरमाइए आप क्यों आई हैं? अरे अभी पिछले महीने तो पैसे देकर आए। देखो नाजिया, तुम बेवा हो गई। अरे मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ही तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम्हारे शौहर कुछ बचा लेते ना बुरे वक्तों के लिए, तो तुम्हें यूं दर दर मांगना नहीं फिरता। भाई हमारी भी ना कोई इतनी आमदनी नहीं है, बहुत कम आमदनी है हमारी। कोई ऊपर से बरस नहीं रहे हमारे ऊपर के हम तुम्हें देते रहे। और तुम जो है ना खुले मुंह का कुआं हो, डालते रहो, भरता ही नहीं है। अरे क्या हुआ जुबैदा, कौन है? आई आपकी लाडली। क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त गुस्से में रहती हो। अरे कभी आराम से भी बात सुन लिया करो। मजलूम है, गरीब है बेचारी, बेवा है। शुक्र करो कि तुम पर ऐसा वक्त नहीं आया। चलो जाओ अंदर। तुम्हारा ये हालात है ना, ये ऐसा वक्त मैं भी ना रोडों पे मांगती फिर रही होंगी। ऐसा ही वक्त आने वाला है, खत्म ही नहीं होती इनकी हमदर्दियां। दिमाग खराब कर दिए इस औरत ने। क्या बात है? नहीं, जब से आए हो कुछ परेशान लग रहे हो। खैरियत तो है? हाँ यार, परेशानी तो है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं और तुम तो जानते हो कि मेरी तीनों बहनें स्कूल पे चल रही है। पहली लहर में भी काफी नुकसान हुआ था और अब तो कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई है। अरे मेरे भाई, तीसरी भी आएगी और चौथी भी आएगी। ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। मेरी मानो तो कारोबार बदल लो अपना। यार ये कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अरे यार कोई मुश्किल नहीं है। देख, स्कूल बंद हो सकते हैं लेकिन लोग बाग खाना पीना बंद नहीं कर सकते। फ्रूट ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा है। मेरी मानो अपनी वैनें बेचो और कुछ तुम्हारा पैसा बैंक में भी पड़ा हुआ है। 2 ट्रक ले लो, बस मंडी से फ्रूट उठाओ, मार्केट में सप्लाई करो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर यार उसके लिए भी 40-45 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हें पता है, एक छोटा ट्रक भी लेने जाओ ना तो उसकी कीमत 21 लाख रुपए है। अगर मैं तीनों वैनें बेच भी दूं और सेविंग के पैसे भी मिला लूं तब भी मिला के 30 लाख रुपए बनते हैं। बाकी कहां से लाऊंगा? यार तो मैं कब कह रहा हूँ कि नए ट्रक लो, 1 साल चले हुए ट्रक ले लो। मेरा एक दोस्त है, मैं ट्रक की उससे तुम्हारी डील करा देता हूँ। और हाँ, वैन खरीदने वाला भी एक मेरी नज़र में है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कराऊँ तुम्हारी। हाँ यार, बिस्मिल्लाह करो। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो ऐसे। तुम बात चलाओ। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। नहीं उठा रहे फोन? तेरे बहनों को ना हमारी कोई परवाह ही नहीं है। अरे बाजी वो आ गए। अरे जनाब, आज तो शमशाद साहब आए हुए हैं। नहीं भाई, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। अरे कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे। मेरी बहन कब से परेशान बैठी है आपके लिए। यार थका आ रहा आया हूँ, जरा सांस तो लेने दो। तुम सांस लेते रहो, और जो हमारी सांस सुबह से अटकी हुई है उसका क्या? अरे भैया ये सुबह के गए, अब घर में घुस रहे हैं। हद होती है लापरवाही की भी। नहीं जुबैदा, तुम्हें बताया तो था कि नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ, उसी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। अरे बड़ी मुश्किल से वो तीनों वैनों का सौदा हुआ है और तुम हो के। क्या 3 वैनों का सौदा मार दिया आपने? अरे आप करने से पहले मशवरा तो कर लेते। बाजी आप समझाती नहीं है इनको। स्कूल कौन से हमेशा के लिए बंद हुए हैं? मैं समझाऊं इनको? अरे ये आदमी मेरी सुनता ही कहाँ है। ये तो नया कारोबार ऐसे छुप छुप के कर रहा है कि जैसे दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। कसम ले ले भैया, जो एक भनक भी पड़ने दी उस आदमी ने मुझे। जब कमाने वाला शोर थका आ रहा घर आए और इस तरीके से बीवी उससे मुखातिब हो ना, तो उससे बेहतर ये है कि वो शोर दूसरी शादी कर ले। और देख लेना, एक दिन मैं दूसरी शादी करके रहूंगा।
भैया देख रहे, अरे सुन रही, दूसरी शादी करेंगे। कोई शर्म गलत है तुम में? अरे जवान बच्ची घर में बैठी है और इस आदमी को अपनी शादी की सूझी भी है। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लोगे तुम? मैं आग लगा लूंगी खुद को। नहीं, मैं भी मर जाऊंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। भैया देख देख कितनी बेइज्जती से बैठा है, इसको तो कुछ होना ही नहीं है। मैं ही अपने आप को कुछ कर लूंगी। अरे नहीं भाई, बोलने से पहले सोच तो लिया करे ना। देखे बाजी कहाँ चली गई है। अरे यार क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। बाजी से पता खोले, देख लो, अगर बाजी ने तुम्हारी वजह से खुद को कुछ कर लिया ना तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। बाजी बाजी वो देखो खुद को पता लो। अरे बाजी से पता खोलो, बाजी से पता खोलो, दरवाजा खोलो। अगर मेरी बहन मर गई ना आपके वजह से तो मैं आपको भी जान से मार डालूंगा। बाजी जुबैदा, जुबैदा दरवाजा खोलो। बाजी से पता खोलो, बाजी बाजी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। यार आमिर, तुम्हारे मशवरे पर मैंने बाबर को वैन बेची थी, अभी तक मुझे पेमेंट नहीं हुई है। ये क्या चक्कर है सब? चक्कर? तो यार तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। तो भाई मैंने सिर्फ एक मशवरा तो दिया था तुझे। परेशान मत हो, बाबर से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। उसका कारोबार अभी घाटे में चल रहा है। ओ भाई यही अल्फाज तो वो 1 हफ्ते से कह रहा है। देखो मुझे 2 वैनों की पेमेंट हो चुकी है जो मैंने बैंक में डाल दी है। अब अगर ये तीसरी वैन की पेमेंट नहीं हुई ना तो मेरे ट्रकों का सौदा खटाई में पड़ जाएगा। अबे यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ और क्या करूँ। देख बाबर जो है बहुत खतरनाक आदमी है, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और मैंने तुझे सिर्फ मशवरे तो दिया था यार, वैन बेचने से पहले थोड़ी बहुत छानबीन तू खुद भी कर लेता। छानबीन? यार तुम तो कह रहे थे कि वो मेरा दोस्त है। खैर अब मैं खुद देख लूंगा। गाड़ी तो अभी भी मेरे नाम पर है ना, और चाबी भी मेरे पास है। कल ही जाके गाड़ी उठाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अबे हाँ हाँ जा 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 उठा ले गाड़ी और जान छोड़ मेरी, तू जान और वो जान। ठीक है चल देख लूंगा उसे और तुझे भी। देख लूंगा उसे और तुझे भी। हाय सूरा फुप्पो, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े और एक कीड़ा ना मगरमच्छ के साइज का हो जाए। करवट करवट दोज़ख नसीब हो तुमको। मेरी ही जिंदगी बर्बाद कर दी अपने सस्ते नाले। रात से अब्बू का फोन बंद जा रहा है, पूरे 24 घंटे हो गए, अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहाँ जा सकते हैं? अरे मुझे भी पता है कि तेरा बाप रात से घर नहीं आया, जब भी तो यहाँ बैठूं, आने तो दे, यहीं से टेटवा पकड़ूंगी उसका। और घबराहट हो रही होगी तुझे, मुझे कोई घबराहट ना होती तेरे बाप की। बखत ने मुझे तंगी इतना किया हुआ है। अरे गया क्या होगा, बैठा होगा तेरी दूसरी माँ के पास। अम्मी आप अब्बू पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, और अब्बू ने कोई दूसरी शादी नहीं की है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तेरे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। इतनी बदगुमानी ना अच्छी नहीं होती है। अम्मी रात से वो घर नहीं आया, आपको कोई फिक्र ही नहीं है अब्बू की। पूरा डसरे बहाना छोड़ दे, समझी? तेरी दादी ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करने दी, सो तो कर दी। अम्मी दादी को तो छोड़ते हैं, वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं रही हैं। दादी को तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन तेरे बाप को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे वो तो पूरा कमजोर ही निकला, जिंदगी भर मुझे सताता रहा, और अब भी मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। रात से गायब है, फिक्र ही नहीं घर की। आने दे तेरे मामू को, बुलाया मैंने, पल पल की खबर लेके आ गए तेरे बाप की। मैं पानी पता चला कुछ? कहाँ है तेरा बहनोई? अरे नहीं बाजी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पागल खाना, मुर्दा खाना, हर जगह ढूंढ लिया। अरे कहीं नहीं मिला ये शख्स। बाजी जब तुम्हारी शादी हुई थी ना और फूफो रिश्ता लेके आई थी, उस वक्त मैं था बहुत छोटा, वरना ये रिश्ता मैं कभी नहीं होने देता। चीटों का खानदान है ये। और ये आंसू आंसू बहाना बंद करो, कुछ भी नहीं हुआ उसको। अगर हमारी परवाह होती ना तो इस तरह वो हरकत करता ही नहीं। आ जाएगा घूम फिर के, गया होगा अपनी दूसरी बीवी के पास। जा आ गया तेरे बहनोई। और सुन, चिराग से ना लाइयो, रिश्ता वाला लाइयो कान से। दिमाग खराब किया हुआ इस आदमी ने मेरा। आ गया, आज पिटेगा बाजी से। जी वो आपको जरूरी बात बतानी है। क्या बात बतानी है? आओ आओ आओ।
बाजी, ये चौकीदार आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोल लो तुम भी। वो बाजी, वो मैदान वाली गली है ना, वहाँ से एक लाश मिली है। लाश? कैसी लाश? और दिन में 500 बंदा मरता है, तू सबका आगे हमें क्यों बता रहा है भाई? जी वो लाश हम नईम भाई की है। तो मैं कैसे बताऊं वो लाश नईम भाई की लाश है? मिल गई तसल्ली आपको, दिल को सुकून मिल गया अम्मी आपके। अम्मी इतनी बदगुमानी नहीं अच्छी होती, मैंने 1000 बार आपको कहा था। आपको कभी अब्बू की फिक्र नहीं, कभी भी नहीं। मार दिया अब्बू को, मिल गया सुकून। मोहल्ले वालों ने लाश शनाख्त कर ली है, पुलिस भी पहुंचती होगी। कैसी माँ है अम्मी, आप तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। अब्बू। मकतूल फ़हीम बेग को 20 नवंबर की रात को कत्ल किया गया और सुबह उसकी लाश मोहल्ले की एक सड़क से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल से पहले उसे कोई नशावर चीज़ पिलाई गई और फिर उसके बाद उसके सर पर किसी भारी चीज़ पे वार करके कत्ल किया गया। मैडम, मकतूल गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने वाला एक नेक दिल इंसान था। इलाके में सब उसे जानते थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मोहल्ले वाले उसकी लाश को शनाख्त कर चुके थे और उसके घर वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। हमने साहब हमें जाए वकूअ असर पहला क्लू मिला। एक नेक और शरीफ इंसान के साथ ऐसा सलूक यकीन नहीं होता। सच कहा भाई, अपनी जैसे कि इंसान। नहीं भाई, ये क्या कर रहे भाई? तुम कैसे चौकीदार हो? कोई यहाँ लाश फेंक कर चला गया और तुम्हें पता ही नहीं है? सारी रात सोते रहते हो क्या? साहब जी, रात को 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है। मैं 2 घंटे के लिए अपने क्वार्टर चला गया था। अरे इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? अम्मी, ये तो नईम अंकल है ना, इनकी वजह से तो हम गरीबों के सिचुएशन रहते हैं। किसने किया ये? किसने कत्ल कर दिया इन्हें? सर, मकतूल के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया और उसी से इसकी मौत वाक़ई हुई और आसपास कोई भी खून के धब्बे नहीं है। लगता है कि इसको कहीं और मारकर यहाँ पर लाया। मुझे भी यही शक पड़ता है कि इसको इर्द गिर्द के किसी मकान में कत्ल किया गया और फिर कातिल इसको घसीट कर यहाँ तक ले आया। तुम्हें यहाँ इर्द गिर्द कहीं घसीटने के निशानात नजर आए? रात को तेज़ हवाएं चल रही थी, लगता है कि हवाओं की वजह से निशानात मिट गया। ये वाला मकान किसका? पता करो यहाँ कौन रहता है। सर, ये मकान मेरा है, मेरा है ये मकान। फिर तो तुम इसे जानते होगे। नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैं बिल्कुल नहीं जानता सर। झूठ बोल रहा है सर, ये नईम भाई से रोज मिलता था और नईम भाई यहाँ हर बार भी इसी के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते थे। किसने मारा नईम भाई को? इनका झगड़ा भी हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने कुछ सुना था। तो बकवास बंद करो अपनी, मैं भी पकता रहता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो मिला भी 2-3 दिन पहले था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंस्पेक्टर साहब इसी ने मारा है, इसको आप गिरफ्तार करें। इंस्पेक्टर साहब, इसका कारोबारी झगड़ा था, नहीं भाई के साथ इसका कारोबारी झगड़ा था, इसी ने मारा है। बात क्यों रहा है? तो क्या आमिर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है? नहीं, आमिर ने तो एतराफ़ जुर्म नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है। मकतूल ने आखिरी कॉल आमिर को ही की थी और उसकी सेल फोन की लोकेशन भी उसी मोहल्ले की है। उसका फ़ोन रात को 10 बजे वहीं पर बंद। अच्छा, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो पता चल रहा है कि कत्ल रात 10 से 12 बजे के दरमियान हुआ। मैडम, आमिर के पास कत्ल का मौरिक भी था। मकतूल ने एक दिन पहले अपने बैंक अकाउंट से 30 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी और अंदाजों के मुताबिक इन पैसों की लालच में ही कत्ल किया गया। तो वो आला कत्ल और रकम कहाँ है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि जब उसका रिमांड मिल जाएगा तो वो सब कुछ साचो गुल देगा। अरे बड़े नेक दिल इंसान थे ये नईम साहब, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया इन्होंने मेरा। अरे अभी ये कत्ल से एक दिन पहले मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आए थे। उससे कहने लगे, मुमताज भाई दुआ करो, मैं एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ। अरे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका कत्ल हो गया। अरे वो इंसान नहीं थे, फरीदा थे, फरीदा। एक हाथ को दे देते ना, दूसरा हाथ को
हौसला करो, हिम्मत से काम लो। अम्मी मेरे सर में से शबनम का साया छिन गया। उन्हीं के दिए पैसे फिजा की कॉलेज की फीस के लिए दिए थे उन्होंने। ये तुम रख लो, शायद तुम्हारी इसकी कोई जरूरत पूरी हो जाए। उनके हाथ से दी हुई खराब मैं वापस नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो उनकी रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। अम्मी हम बेसहारा हो गए। अम्मी मर गया तेरा बाप, मार दिया मैंने तेरे बाप को, मार दिया। रो रो बेटे रो, अभी मैं यतीम हो गई। यतीम हो गई मैं अम्मी। जिसने भी तेरे बाप को कत्ल किया है ना, तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसको भी उसमें सही मार के कहीं फेंकेंगे, कीड़े पड़ेंगे उसको भी। या अल्लाह मेरे मासूम शौक को छीन लिया, मेरी औलाद को यतीम कर दिया। और कितने चूल्हे जल रहे थे इस नेक इंसान की वजह से, मगर वो आमिर, वो फांसी होनी चाहिए उसे। एहसान फरामोश कहीं का। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अरे उस आमिर को तो मैं फांसी में चढ़ा के ही दम लूंगा। चले जी, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफा कुल पढ़ के उनकी रूह को इशाले सवाब देते। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मैडम, हो सकता है कि मुल्जिम ने तमाम शवाहिद मिटा दी हों। तो चौकीदार के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मकतूल और मुल्जिम में इख्तलाफात थे। मुमकिन है कि मुल्जिम आमिर मकतूल को पहले से कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है। और मैडम, सबसे अहम बात यह है कि चाय वकुआ पर आमिर ने मकतूल को पहचानने से इनकार कर दिया था। झूठ बोल रहा था वो। पुलिस के सामने वैसे भी लोग या तो इसलिए झूठ बोलते हैं कि उन्होंने जुर्म किया होता है और जुर्म छुपा रहे होते हैं, या फिर अमूमन लोग घबरा भी जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी परेशान होते हैं, इसलिए भी झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे इस तमाम मामले में झूठ से ज़्यादा वो 30 लाख रुपए की रकम खटक रही है। अब तफसीलात के मुताबिक मकतूल ने 19 नवंबर को बैंक से दोपहर को रकम निकलवाई थी और मकतूल की फ़ोन लोकेशन से पता चलता है कि बैंक से वो सीधा घर गया था। लेकिन वो रकम ना तो मकतूल के घर से मिली है, ना ही मुल्जिम के घर से मिली है, ना ही आलाए कत्ल बरामद हुआ है। ये नुकता भी अहम है मैडम। मकतूल ने 19 नवंबर को रकम निकलवाई और 20 को उसका कत्ल हो गया। अगर इस दौरान उससे रकम छीनी जाती या गुम हो जाती तो वो FIR तो कटवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मुल्जिम आमिर के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो काफ़ी है। मकतूल की लाश उसके घर के पास से मिली, मकतूल ने आखिरी फ़ोन उसी को किया और मकतूल का फ़ोन भी उसके घर के करीब ही बंद हुआ। जैसे मकतूल ने उस रोज़ टेलीफोन पर और लोगों से भी रब्ता किया था। पुलिस के मुताबिक ये वो लोग थे जिनकी ये माली मदद किया करता था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत अच्छा होना भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। अभी बहुत से लोगों की माली मदद करता था, लोगों को इल्म था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। लोग लालच में भी आकर वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा भी तो कर देते। कहीं ऐसा ही मकतूल के साथ ना हुआ हो। ज़रा ये जो 3-4 लोग हैं जिनकी ये ख़ास तौर पर माली मदद करता था, इनसे मिलो जाकर, हो सकता है इनसे कोई नई बात पता चल जाए। और दूसरा, उस बैंक की 19 नवंबर की CCTV फुटेज निकलवाओ जहाँ से इसने पैसे निकलवाए थे। ठीक है मैडम।
दो दिन पहले उनका फ़ोन आया था। मेरी बेटी फिजा के एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे। मुझ बेवा दुखिया का वही तो सहारा थे। अच्छा, क्या कभी उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र किया था? आई मीन किसी से दुश्मनी थी उनकी? अरे उस शरीफ इंसान की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हाँ, लेकिन कुछ परेशान से थे। घर में कुछ किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था उनका, और बता रहे थे कि उनकी बेगम का जो भाई है उसने उन्हें कत्ल कर देने की धमकियां भी दी थी। कत्ल की धमकियां? मगर क्यों? कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, वजह तो मुझे नहीं बताई, लेकिन काफी दुखी थे वो। कह रहे थे कि इनकी बीवी का जो भाई है ना, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। बहुत झगड़ालू टाइप का बंदा है वो। मैंने ज्यादा कुरैदना मुनासिब नहीं समझा, गैर थी ना। फिर वो चले गए, ऐसे गए, दोबारा लौट के नहीं आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिरी के दिनों में उन्होंने कोई लाखों की रकम का जिक्र किया था? लाखों की रकम तो नहीं, बस हमारा घर चलाने के लिए वो इमदाद दे दिया करते थे। लाखों की बात का मुझे नहीं पता। ये बात तो आप उनकी बीवी या उनके साले से पूछें, आप, हमें इस बारे में नहीं पता। रकम कहाँ है बताओ? कहाँ छुपा के रखे हैं पैसे आपने? तो बावला हो गया क्या? कौन सी रकम, कौन से पैसे? मुझे तो यही नहीं पता कि इन्होंने कभी 30 लाख रुपए निकलवाए थे बैंक से। मेरा बाप तो मुझे हर बात ही छुपाने लगा था। आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। आपको नहीं पता तो जरूर इसे पता होगा। तुम बताओ, तुम्हारे बाप ने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं? मुझे नहीं पता अम्मी, मुझे नहीं पता है। आपने जो तफसीलात मेरे असिस्टेंट को बताई थी, उससे तो केस में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें तो क्या आप शमशाद के खिलाफ अदालत में आके गवाही देंगी? जी क्यों नहीं आमना साहिबा, मैं क्यों नहीं आऊँगी। वो मोहसिन थे मेरे। अगर मेरी वजह से उनकी या उनके ख़ानदान वालों की मदद हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी। चलें, ज़बरदस्त। ऐसा है फिर कि मैं पेशी से पहले आपसे रब्ता करूँगी। आप फ़िलहाल एक काम कीजिए कि अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। वो गवाहों की फहरिस्त में आपके नाम का अंदराज हो जाएगा। वो बुरा नहीं मानिएगा आमना साहिबा, अभी कुछ अरसे पहले बस में डकैती के दौरान मेरा पर्स छिन गया था। उसी में मेरा NIC भी चला गया। मुझे कहा था नईम साहब ने कि डुप्लीकेट बनवा के दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी इन्होंने मोहलत नहीं दी। लेकिन मैं फिर भी आऊँगी जी, मैं अदालत ज़रूर आऊँगी। पता नहीं इसका मतलब तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। देखो, मुझे इज्जत से बता दो कि मेरे पैसे कहाँ हैं, नहीं तो मैं इसका गला दबा के इसको जान से मार डालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ थाने और पुलिस को जाके बता देता हूँ कि किस तरह तुम दोनों ने मिलकर नईम भाई को मारा, ताकि उनके पैसे तुम लोग हड़प कर सको। कौन है? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बोल, नईम को कत्ल क्यों किया तुमने? नहीं सर, नईम को मैंने नहीं मारा सर। नईम मेरा बहनोई है, सर मैं अपनी बहन को बेवा क्यों करूँगा सर? ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर। हमें सब पता है, तेरी और उसकी लड़ाई हुई थी और तूने धमकी दी थी उसे कत्ल की। नहीं सर, मैंने मुझे नहीं याद सर।
सर मैंने कोई धमकी नहीं दी सर उनको, नहीं सर। इसकी जरा यादाश्त को तो वापस ला। आगे यादाश्त वापस। जितना झूठ बोलेगा उतने ही ज्यादा अरसा सलाखों के पीछे रहेगा। सर बताता सर मारो नहीं सर, बताता सर। जी सर, मेरा उनसे झगड़ा हुआ था, मैंने उनको धमकी दी थी सर, मैंने उनको मारा नहीं है सर। मैडम ये बैंक की सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? वही देख रही हूँ। मकतूल के साथ एक खातून है, नकाब किया हुआ है, पहचान भी नहीं आ रही। अब ये इसकी बीवी है, बेटी है, या फिर ये लोगों की मदद भी करता था? शहरियार मैं सोच रही थी कि इस केस के शुरू से एक औरत है जिसकी हर मरहले पे इन्वॉल्वमेंट रही है। अब चाहे मकतूल से टेलीफोनिक राब्ता हो, जाए वकुआ हो, गवाही हो, या बैंक से पैसे निकलवाने का मामला, ये औरत हर जगह थी। लेकिन समहाउ हमने इस पर शक का इजहार ही नहीं किया अभी तक। कौन? मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर का सारा CDR निकलवाओ। आपने कत्ल किया है नईम का और फिर बड़ी चालाकी से लाश को सड़क पर फेंक दिया? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं और आजाद अकेली, भला मैं इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती हूँ? आप अकेली नहीं है, आपके साथ आपकी ये बेटी भी इस जुर्म में शरीक है। आप दोनों ने पहले नशावर महलूल मकतूल को पिलाया और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला उनका कत्ल कैसे कर सकती हूँ? शौहर थे मेरे। शौहर थे वो आपके? निकाह हुआ था हमारा, निकाहनामा है मेरे पास। निकाहनामा पे किसका नाम था? नाजिया या फिर फलक नाज? यानी नाजिया जो इस वक्त सिम इस्तेमाल कर रही है वो जुनैद खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल। और जुनैद खान को फौत हुए 4 साल हो गए। एग्जैक्टली। इन सिम्स ने हमें डेड एंड पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर आपका मशवरा काम आया। फ़ोन के EMI नंबर से उन सिम्स का इंकशाफ हुआ जो जुनैद खान की सिम से पहले उसके फ़ोन में ज़ेर इस्तेमाल थी। एक सिम फलक नाज के नाम रजिस्टर्ड थी और दूसरी सिम ज़ीशान मलिक के नाम। और जिन शनाख्ती कार्ड पे ये सिम्स ली गई थी उनका इजरा फैसलाबाद से हुआ। हाँ, मैंने उन शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी देखी है। ये फलक नाज के शनाख्ती कार्ड पे तो नाजिया की तस्वीर है। इसका तो साफ मतलब यही है कि ज़ीशान इसका शौहर है। एग्जैक्टली मैम। तो इसके बेवा होने की कहानी भी झूठी निकली ना। कि नाजिया ज़रूर फैसलाबाद से कोई फ्रॉड करके भागी हुई है। अरे आप तो ज़ीशान को भी धोखा दे रही थी। ज़ीशान से तलाक लेने के बाद उसकी सारी सेविंग्स और ज्वेलरी भी ले भागी। ये मैं बता दूं, उसने FIR कटवाई हुई है आप दोनों माँ बेटी के खिलाफ। सर ये अलमारी के ऊपर से नोटों से भरा हुआ बैग मिला है और सर उस कमरे में दीवार के ऊपर खून के छींटे भी है। लगता है कि मकतूल को वहीं पे निशाना बनाया गया। देखो, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि शराफत से अपने जराइम के एतराफ़ कर लो। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर नईम का कत्ल किया है ना? हाँ, हाँ, ये मैंने ही मारा है उन्हें। इतनी मुश्किलों से बेवगी का ढोंग रचाकर छोटी कहानियां सुना के मैंने उन्हें शादी के लिए रजामंद किया था। अरे नासिया, आप रो क्यों रही हैं? अपनी बदनसीबी पे रो रही हूँ। मेरे मरहूम शौहर ना आप ही की तरह एक नेक और शरीफ इंसान थे। उनके जाने के बाद तो हम दोनों की जिंदगी जैसे जहन्नुम बन के रह गई है। नहीं साहब, देखें, हौसला करें, हिम्मत से काम लें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कहाँ से लाऊं मैं हौसला? बताएं, कहाँ से लाऊं मैं वो हौसला? क्या आप नहीं जानते इस माशरे में अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है, और फिर उस पे इस जवान बच्ची का बोझ। अंकल, आपको नहीं पता हम किस तरह मोहल्ले में बचकर निकलते हैं। हर बुरी नज़र हमारा ताक़ुब करती है। मुझे हर वक्त इसकी तरफ से धड़का सा लगा रहता है। अगर आपके जैसा कोई शरीफ और नेक इंसान इसके सर पे कोई शफकत भरा हाथ रख दे, कोई ऐसा नेक बंदा मिल जाए जो
हम दोनों मजलूमों की जिंदगी बदल दें। हाँ हाँ, ये तो बड़ी नेकी वाली बात है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा इंसान मिले जो आपसे शादी कर ले और आपकी जिंदगी महफूज हो जाए। नहीं साहब, कोई और क्यों? आप क्यों नहीं? अरे ये आप क्या बात कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक जवान बेटी का बाप हूँ, और इस उम्र में दोबारा शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा? आप यहाँ आते हैं, दुनिया वाले देखते हैं तो हमें तरह तरह के हम पे बहुतान लगाते हैं। आप किसी और को ढूंढेंगे हमारे लिए तो और दूसरी बातें बनाएंगे हम लोगों के लिए। आप ही हमें अपना लें, इस बच्ची के सर पे शफकत भरा हाथ रख दें। हमें कुछ और नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बीवी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला। वो हमारा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब उसने बैंक से 30 लाख रुपए निकलवाए तो मेरे दिल में लालच आ गई। नईम को अपने साले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था ना। उसने वो 30 लाख रुपए मेरे पास रखवा दिए। तभी मैंने इरादा कर लिया था कि 30 लाख रुपए उसे मैं किसी सूरत नहीं दूंगी। नाजिया, फिजा, नाजिया कहाँ हो भाई? कहाँ हो तुम लोग? जी फिजा, चाय पीने के बाद मेरे सर में चक्कर से आ रहे हैं। तुम ऐसा करो कि अपनी अम्मी से कहो कि वो पैसे ला कर दे दे जो मुझे ट्रक वालों को देने। जल्दी से कर दो, ऐसा ना हो कि रास्ते में कहीं गिर के बेहोश हो जाओ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? अम्मी, अंकल वो 30 लाख रुपए मांग रहे हैं, तबीयत खराब हुई है उनकी, घर जा रहे हैं। अच्छा, 30 लाख रुपए? हाँ हाँ, आप जरा साइड पे। हाँ भाई, जरा अलमारी में से निकाल के जल्दी कर। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है। देती हूँ तुझे 30 लाख रुपए। आपको लालच ने इतना अंधा कर दिया था कि आपने वही पेड़ काट दिया जो आपको साया देता था। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे लोग एहसान का बदला चुकाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, आपने तो अपने मोहसिन को ही मार डाला। अफसोस कि तुम्हें लालच ने कहीं कभी नहीं छोड़ा। और हजरत अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और नईम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ले चलो इन दोनों को। नहीं, माफ कर दे हमें। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद के जायजे के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नईम अहमद के कत्ल से आमिर का कोई ताल्लुक नहीं। दर हकीकत पैसों की लालच में मकतूल नईम अहमद की दूसरी बीवी फलक उर्फ नाजिया ने अपनी बेटी फिजा के साथ मिलकर नईम अहमद का कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत आमिर को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए फलक नाज उर्फ नाजिया और उसकी बेटी फिजा को रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।